इतिहास को अगर रिवाइज कर लें तो सभी के संज्ञान में सारी चीज़ें जाएगी कि ये लड़ाई शुरू क्यों हुई। क्योंकि जब हम ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं इस विषय की बात करते हैं तो अक्सर एक बात उठती है कि भाई आर्टिकल 342 में क्यों संशोधन कराना है। बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय जब संविधान बनाया था, जब संविधान का निर्माण किया था, वही वो तो ठीक ठाक बना होगा, अब क्यों 70 साल बाद इसकी ज़रूरत पड़ी और अब क्यों ये ज़रूरत महसूस हुई। इस तरह की बातें करके भी लोग टाल देते हैं, लोग समझ नहीं रहे उस चीज़ को। तो विषय की गंभीरता को समझाने के लिए मैं एक छोटा सा सर्टिफिकेट पढ़ूंगा। इंग्लिश चलेगी सबको थोड़ी थोड़ी। ये एक सर्टिफिकेट है ट्राइबल का, गोंड कम्युनिटी का। मैं खुद भी गोंड कम्युनिटी से आता हूँ। ये सर्टिफिकेट जारी हुआ है, दिस इज टू सर्टिफाइड दैट श्री मोहम्मद इमरान खान सन ऑफ श्री मोहम्मद इश्ताक खान एंड फादर एंड मदर इनकी रुकैया भी खान है। ये विलेज बुखारी में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट सिवनी है और ये गोंड जनजाति में आते हैं और ये अभी नौकरी में हाई कोर्ट में। ये मैं अभी दे दूंगा अपने सब पदाधिकारियों को। और ऐसे लाखों प्रमाण पत्र। अब कितने लोग मानते हैं कि प्रमाण पत्र फर्जी है? एक बार बस ऐसा अपना हाथ थोड़ा उठा के। आप सभी मानते हैं कि प्रमाण पत्र फर्जी है, लेकिन आर्टिकल 342 के अनुसार ये प्रमाण पत्र आज की डेट में वैलिड है और ऐसे लाखों प्रमाण पत्र प्रतिदिन बन रहे हैं। अगर ये फर्जी नहीं तो ये क्या है? ये अन्याय है। किसके साथ? जिनके लिए पिछले 70 सालों से रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई। ये अन्याय है उस व्यक्ति के साथ जो जंगल में आज भी लकड़ी काट रहा है। ये अन्याय है उस हमारी बहन के साथ जो आज भी जंगल में लकड़ी काट के बेच रही है। आपको लगता है कि इस व्यक्ति को ट्राइबल का रिजर्वेशन मिलना चाहिए? नहीं। विषय की गंभीरता यहीं से समझना। और ये आज से नहीं चल रहा, ये 70 साल हो गए इसको चलते हुए। मैं अपनी बात थोड़ी सी यहाँ से शुरू करूँगा। मैं एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पदस्थ था। उस क्षेत्र में इंटीरियर क्षेत्र था, बहुत ज़्यादा भैंसों की चोरी होती। भैंस चोरों का इतना वहाँ गिरोह था कि 3-4 साल तक तो पुलिस परेशान हो गई, उसको चोर मिले ही नहीं। 3-4 साल बाद वो मिले, हमारे सामने खड़ा किए उनको लाके। तो हमने पुलिस वालों को थोड़ा बाहर किया। हमने चोर से बड़े धीरे से पूछा कि भाई 3-4 साल से ऐसी कौन सी खतरनाक चोरी करते थे कि आप पकड़ा ही नहीं दिए थे? तो वो 2-3 चोर थे, वो मुस्कुराने लगे। एक सीख दी उसने भी मुझे। बोले कैसे करते थे? बोले कुछ नहीं सर, हम 2 लोग रहते थे, भैंस को खोलते थे, एक घंटी खोलता था, एक भैंस पकड़ता था। एक भैंस को लेके दिन उगते बाजू भागता था और एक घंटी को लेके दिन डूबते बाजू भागता था। जब किसान उठता था तो कहाँ भागता था वो? ढूंढने के लिए। उस चोर ने मुझे वो सीख दी कि आज हमारा समाज क्या कर रहा है, सिर्फ घंटी की तरह। मूल आरक्षण जो जनजाति समाज को मिलना चाहिए, जिससे जनजाति समाज और हमारा आने वाला भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा, या हमारे आने वाले बच्चे सुरक्षित रहेंगे, हमारे आने वाले भविष्य जो है वो मुख्य धारा में जुड़ेगा, वो है सिर्फ रिजर्वेशन। और हम किसकी तरफ दौड़ रहे हैं? विभिन्न प्रकार की बातें हो रही हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम आदिवासी के वनवासी हैं, हमको अलग धर्म कोड दे दो। क्या इन सब चीज़ों से हमको अलग राज्य बना दो? क्या इन सब चीज़ों से जनजाति समाज का भला हो सकता है? भला होगा सिर्फ एक चीज़। तो वो जो भटकाने वाले चोर या वो जो भटकाने वाले लोग हैं, ऐसे भटकाने वाले लोग हमारे समाज में, हमारे समाज के पढ़े लिखे लोगों को भ्रमित करने वाले लोग। आज की डेट में सबसे अगर भ्रमित कोई है तो हमारे समाज का पढ़ा लिखा हुआ। जनजातीय क्षेत्र में जाते हैं वो बिल्कुल भ्रमित नहीं। ये बात जब रखते बोले साहब आज तक तो ये बात किसी ने हमको बताई नहीं। अब वो गाँव का व्यक्ति उसको क्या पता आर्टिकल 342? वो तो प्रमाण पत्र में पढ़ता है ऐसा देख के कि 16 में मेरी जनजाति लिखी है, या आर्टिकल 342 में मुझे रिजर्वेशन मिली। तो ये इस विषय की सिर्फ एक बात आई कि हम कितने बड़े घटनाओं। कई प्रबुद्धजन से जब हम लोग बात करते थे बोलते साहब ये विषय तो हमने कभी सुना ही नहीं। और ये झूठ बोलते बोलते घंटी की तरफ दौड़ते दौड़ते हम इतना घंटी की तरफ दौड़ गए कि अब असली भैंस को ही बताता कि भैंस इधर गई है तो भी हम नहीं सुनते उसको। हम जब डिलिस्टिंग की बात करते तो कुछ लोग गाँव में अनेक तरह की बातें करते। डिलिस्टिंग तो सबको पता है। अब इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्या कारण थे कि ये सारी चीज़ें छूट गई? क्या उस समय कालखंड हुआ कि ये सारी चीज़ छूट गई? क्या लोग बोलते हैं यार इतनी बड़ी चीज़ छूट गई, ऐसा कैसे हो गया? तो जब आर्टिकल 370 में गलती हो सकती है तो आर्टिकल 342 में गलती नहीं हो सकती?
हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर उस समय समझ नहीं पाए चीज़ को, संविधान में हर चीज़ वैसी तो नहीं बनी। उन्होंने एक बात कही थी कि संविधान कितना ही अच्छा बना दे, लेकिन उसको लागू करने वाले लोग अगर ठीक नहीं है तो संविधान किसी काम का, तो गलती होती है। इसलिए तो लचीला स्वरूप है कि भाई उसको बदला भी जा सकता है। अब बात आती है कि कैसे ये चीज़ आई। जब 1942 में जब संविधान सभा बैठी और तरह तरह की चीज़ें कानून बनना शुरू हुए, तो सबसे पहले बात आई, आप लोग थोड़ा सा ये भी जानते होंगे कि जनजाति को रिजर्वेशन कब से मिल रहा है देश में? 56 से मिल रहा है। किसी ने बोला 50 से मिल रहा है। मुस्लिमों को रिजर्वेशन कब से मिल रहा है? पहले मिलता था ना, शायद आप लोग नहीं पता होगा, क्योंकि इतिहास में ये सारी चीज़ें नहीं बताई जाती। अंग्रेजों की जो तुष्टिकरण की नीति थी उसके अंतर्गत मुस्लिमों को 1905 और 1910 में रिजर्वेशन की शुरुआत हो गई थी। बाबा साहब के प्रयासों से 1935 के बाद अनुसूचित जाति को रिजर्वेशन का थोड़ा थोड़ा लाभ मिलना शुरू हुआ और बाद में फिर 50 में पूरी तरह। लेकिन जनजाति को सिर्फ 1950 से शुरू हुआ, जब ST SC एक्ट 1950 जो रिजर्वेशन एक्ट जब लागू हुआ, संविधान लागू हुआ, तब से मिला। लेकिन हमको ऐसा लगता है कि नहीं, हमारी जनगणना कराई थी अंग्रेजों ने, तो जनगणना काहे के लिए कराई थी? भाई रिजर्वेशन तो दिया है, अलग तरह से जनगणना, वो विषय भी अभी धीरे धीरे आएंगे, वो विषय अपन शुरू करते हैं। तो जब आर्टिकल 341 की बात आई, SC के रिजर्वेशन की आई, तो उस बात को रखने के लिए अम्बेडकर जी खड़े हुए संविधान सभा में। उन्होंने कहा कि भाई ये अनुसूचित जाति समाज लंबे समय से जातिगत भेदभाव के कारण ये सामाजिक धारा में नहीं जुड़ पाया था, इसे नौकरी में और शिक्षा में रिजर्वेशन के माध्यम से हम उसको मुख्य धारा में लाते। ठीक है, सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हो गया। फिर आए हम आर्टिकल 342 में, फिर बात उठी कि भाई जनजाति समाज को भी रिजर्वेशन देना चाहिए। कुछ लोग खड़े हुए प्रोविजन, बोले क्यों देना चाहिए? या आप हम लोग इतने सारे लोग जनजाति समाज के भी है, गैर जनजाति समाज के भी व्यक्ति बैठे हैं, तो ये बात क्यों आएगी जनजाति समाज को रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए? भाई सामाजिक रूप से तो कोई भेदभाव का शिकार थे नहीं। कुछ लोगों ने बोला क्यों दिया जाना चाहिए, ये तो राजा महाराजा है। एक उस समय के जनजाति समाज राजा तो हुआ करते थे ना, कई तरह के उस समय जब जितनी रियासतें जब मिलाई गई थी, उसमें कई रियासतें जनजाति राजाओं की थी, तो उन्होंने जो खुद राजा है भाई उसको कैसे रिजर्वेशन दिया जाए? फिर ये बात उठ के आई कि भाई जनजाति समाज भी जो है पिछड़े क्षेत्रों में है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से मुख्य धारा से नहीं जुड़ा हुआ, उनकी अपनी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा ऐसी है कि वो मुख्य धारा से अभी दूर है। उनको मुख्य धारा में लाने के लिए हमको शिक्षा में और नौकरी में रिजर्वेशन दिया जाए। ठीक है, बात आगे बढ़ी। उस समय जनजाति समाज का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में जयपाल सिंह मुंडा कर रहे थे। जयपाल सिंह मुंडा के बारे में सब लोग जानते हैं। वो बचपन से ही मिशनरी में पढ़े और उसके बाद उन्होंने ICS की परीक्षा ही पास करी, लेकिन मिशनरी से जुड़े हुए थे और विदेश में उनकी पढ़ाई। ये तो जब संविधान सभा बैठी तो वो यहाँ पर। अब जब ये बात आई आर्टिकल 341 में, जब SC समाज को रिजर्वेशन दिया गया, तो अम्बेडकर जी ने वहीं एक बात और जुड़वाई। आर्टिकल 341 में एक बात और है महत्वपूर्ण, जो हम लोग नहीं देखते। उसमें ये लिखा है कि जनजातीय समाज का जो भी व्यक्ति किसी अन्य धर्म में धर्मांतरित हो जाएगा उसको रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा। ये आर्टिकल 341 के नीचे जो। फिर थोड़ी सी बात आगे आई तो उन्होंने अम्बेडकर जी ने उसमें एक चीज़ और ऐड करवा दी कि जो बौद्ध और सिख हो जाएगा उसको भी लाभ निरंतर मिलता है। जब आर्टिकल 342 में आई तो फिर ये बात उठी कि भाई जनजाति समाज में भी जोड़ो, नहीं जोड़ना चाहिए। भाई SC समाज को आर्टिकल 341 में धर्मांतरित व्यक्ति को रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, ये बात क्यों जोड़ी गई? कभी मन में प्रश्न आता होगा, भाई अम्बेडकर जी कोई काम ऐसे तो नहीं करते, कुछ तो दिमाग में रहा होगा। क्या रहा होगा दिमाग में, क्या लगता है आपको? धीरे धीरे अपनी प्रश्न उपजेंगे तो फिर अपन ज़्यादा अच्छे से विषय समझेंगे। मेरा ये प्रयास है कि मैं जब नहीं जुड़ा था जनजाति सुरक्षा मंच से तो शायद मैं भी इतना नहीं जानता। जब जुड़ा फिर मैंने पढ़ा, फिर चीज़ें सोचा, सीखा, समझा। जब जाना उन्होंने कहा कि भाई अनुसूचित जाति को सिर्फ जाति के आधार पर रिजर्वेशन मिलता है, और जब आप मुस्लिम या क्रिश्चियन हो जाते हैं तो उस धर्म में जाति की कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। जब जाति की कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, जाति के आधार पर आप समाज में आपके साथ कोई भेदभाव या कोई बात ही नहीं हो रही, तो फिर उसका रिजर्वेशन देने का कोई मतलब है क्या? नहीं। फिर आते हैं आर्टिकल 342 में, फिर यही वाली बात होती है। तो अम्बेडकर जी ने बोला इसमें भी राइटर लगाओ कि भाई जो जनजाति समाज का व्यक्ति अपना मूल धर्म संस्कृति छोड़ देगा उसका भी रिजर्वेशन खत्म है। जयपाल सिंह मुंडा अड़ गए।
उनका ये कहना था भाई जनजाति समाज तो देखो भूत को भी मानता है, पिशाच को भी मानता है, दैया बाबा की भी पूजा करता है, धरती माता की भी पूजा करता है, सूरज भगवान की भी पूजा करता है, जंगल की भी पूजा करता है। इस तरह से उन्होंने संविधान में ऐसी बहस करी और बोला कि धर्म को आप इसमें मत लो। और वो जो एक संशोधन वो क्या हुआ वहाँ पे छूट गया, बात आगे बढ़ी। 1967 में कार्तिक उरांव जी जो कांग्रेस में मंत्री भी थे, प्रबुद्ध जन थे, उन्होंने 67 में ये विचार किया कि भाई हमारे जनजाति समाज को 1950 से रिजर्वेशन मिलना चालू हुआ, देखे तो कितनी प्रगति हुई है, क्या हुआ, या समाज को वो रिजर्वेशन पहुंचा कि नहीं। उन्होंने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करवाया और कमेटी के माध्यम से जांच हुई, तो जांच में ये पता चला कि 97% रिजर्वेशन का लाभ धर्मांतरित मिशनरी के व्यक्तियों को मिला और बाकी समाज किस पे है, मात्र 3%। तो उनको उसी समय उन्होंने किताब लिखी 20 वर्षों की काली अंधेरी रात। इतने दुखी हुए कि जिस जनजाति समाज के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई थी वो रिजर्वेशन का एक रत्ती भर लाभ भी जनजाति समाज को नहीं। आज भी आप देख लो IAS IPS की पोस्टें निकलती हैं, जनजाति समाज का कोई भी व्यक्ति आप बता लो डायरेक्ट वाला मिल जाए जो धर्मांतरित ना हो, है कि ऐसा तो है नहीं, पोस्टें निकलती। वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्राम सहायक बन जाएगा, मास्टर बन जाएगा, पटवारी बन जाएगा, डिप्टी कलेक्टर बन जाएगा, TI बन जाएगा, नाकेदार बन जाएगा, मगर डायरेक्ट IFS IAS IPS बन रहा है क्या? जनजाति समाज का कोई व्यक्ति आपने आजकल हाईकोर्ट जज देखा क्या? अभी NC/ST के प्रयासों से अभी असम में एक जनजाति समाज के हाईकोर्ट जज बना 70 साल के इतिहास के बाद। अगर बात आती भी तो किसको बनाया जाता? अगर कोई आ भी जाते तो कौन बनता? कोई क्रिश्चियन धर्मांतरित व्यक्ति बनता, या कोई फिर मोहम्मद इमरान खान बनता, क्योंकि उसके पास तो सर्टिफिकेट था ही। मैं, आप या हमारा वो जनजाति समाज जो जंगल में रह रहा वो बनता है? नहीं बनता। अब वो काली अंधेरी रात 20 सालों की जो किताब कार्तिक उरांव जी ने लिखी थी वो कितने सालों की हो गई आज? वो अत्याचार जो हो रहा है या जो अन्याय हो रहा है उसको कितने साल हो गए? 70 साल। आज भी हम उस तरफ ध्यान नहीं दे पा रहे। आज भी हमारे समाज को उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भी हम ये दृष्टि की बात करते हैं तो कुछ दूसरा कुछ नई चीज़ें लाके खड़ा करते रहेंगे, साहब इसमें ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम विषय से भटक गए और इसलिए वो कहानी मेरे को हमेशा उस चोर ने जो बताई थी वो फिट बैठती, मेरे समाज के लिए फिट बैठती कि मेरे समाज को इस तरह से भ्रमित किया जाए। अब ये बात आगे बढ़ी, 67 के बाद जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी, संविधान में बहस हुई, बहुत मुश्किल से उनको बहस करने दिया और उन्होंने 50 मिनट की बहस करी। उस 50 मिनट की बहस में वो रो पड़े और उन्होंने कहा कि ये जनजाति समाज के मरण का प्रश्न है, न सिर्फ जनजाति समाज का बल्कि मेरे भी जन्म और मृत्यु का प्रश्न है कि अगर ये बिल पास नहीं होता तो जनजाति समाज और न जाने कितने पीछे चला। लेकिन उसी समय नागालैंड और मिजोरम के जो क्रिश्चियन मुख्यमंत्री थे, कुछ क्रिश्चियन लाभी थी, उन्होंने विरोध किया कि भाई, उसी समय द ट्रिब्यून एक पत्रिका निकलती थी, उन्होंने साफ कहा कि जितना पैसा हम भारत में लगा चुके हैं धर्मांतरण के लिए, अगर ये बिल पास हो गया तो ये सारा का सारा पैसा, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं होगा। ये द ट्रिब्यून की लाइन है उस समय, वो मिल जाएगी आपको, सब रिकॉर्ड में। सारे के सारे लोग एक हो गए, उन्होंने भैया नहीं ये बिल तो कोई हल्ला नहीं होगा। और आज भी वो बिल किसी भी पार्लियामेंट में कमेटी में मतलब कोई बिल अगर रखा जाता है तो वो बिल कभी नष्ट या समाप्त नहीं होता। वो बिल आज भी संसद में है और आज भी अगर उसमें बहस हो जाए और पूरा समाज हमारा एक हो जाए तो। अब बात आती क्या अकेले जनजाति समाज की लड़ाई है? क्या सिर्फ हम जनजाति समाज जो है उन्हीं की लड़ाई है? ये लड़ाई पूरे भारत के हर समाज की, हर समाज का व्यक्ति, आज कोई गरीब से गरीब व्यक्ति रिक्शा भी चलाता है तो वो भी टैक्स देता है, चाहे सेल टैक्स के रूप में देता है या किसी भी रूप में टैक्स देता है। और वो टैक्स इस बात का देता है कि सरकार जो पिछड़े व्यक्ति है, जनजाति समाज का बच्चा है, जिसको स्कॉलर मिल रही है, जो नौकरी में जा रहा है, उन सबके भले के लिए वो पैसा खर्च करता है। तो आज की डेट में अन्य समाज का भी कोई व्यक्ति अगर टैक्स देता है, पैसा देता है, तो इस बात के लिए देता है कि किसी क्रिश्चियन के बच्चे को नौकरी लगे या उसको रिजर्वेशन या उसको स्कॉलर मिले या किसी मुस्लिम व्यक्ति के बच्चे।
भाई वो तो जनजाति समाज के लिए करता है, उसको पता है कि हमारा ये भाग है, हमारा एक भाई है जो आज भी मुख्य धारा से पिछड़ गया, उसको यहाँ पे लेके वो इसलिए पैसे दे रहा, वो इसलिए टैक्स दे रहा, लेकिन उसके इसलिए वो लड़ाई उसकी भी है। तो हमको सिर्फ जनजाति समाज में नहीं, ये लड़ाई हमको हर व्यक्ति तक है। हर व्यक्ति जब इसको सुनता है तो बोलता नहीं साहब ये तो अन्याय है, और जब हर व्यक्ति कह रहा है अन्याय है तो अन्याय का कहीं ना कहीं अंत होता है। अब जरूरत क्या है भाई, कार्तिक राव जी ने इतनी बड़ी बात उठाई, आई गई बात, फिर लोगों ने उस पर कोई चर्चा नहीं की। 2006 में पुनः जनजातीय सुरक्षा मंच का गठन किया और जनजातीय सुरक्षा मंच मात्र 69 लोगों से शुरू हुआ था और आज पूरे भारत में सारा जनजातीय समाज उसके साथ एक साथ। इस काम के लिए जब मेरे को सूर्य जी ने बताया, मैं जब जुड़ा, जब मुझे पता लगा, मैं जब जाता हूँ कई जगह तो हमारे घर में हमारी बच्ची है, वो बोलती पापा कहाँ जा रहे हैं। हर छुट्टी में मैं चला जाता हूँ कहीं, भाई साहब कहीं बोलते महाराष्ट्र चलना, इधर चलना, उधर चलना, जिधर जाना रहता है मुझे, तो मैं इसलिए जाता हूँ और बच्चे को बताता हूँ कि बेटा कल जब इस बात का तुमको पता चलेगा बड़े होके तो तुम बोलोगे अरे पिताजी आप तो जज थे, आप तो कलेक्टर थे, आप तो तहसीलदार थे, आप तो नेता थे, आप तो विधायक थे, आप तो मंत्री थे, आपने इसकी लड़ाई क्यों नहीं लड़ी। एक उदाहरण है, जब जंगल में आग लगी तो एक चिड़िया अपनी चोंच से जंगल में पानी बुझा रही थी, एक भालू वहाँ बैठा था, बोले अरे तुम्हारे एक बूंद चोंच का पानी डालने से क्या जंगल की आग बुझती है। तो चिड़िया ने बड़े संवेदना से कहा कि मेरी एक चोंच पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, लेकिन जिस दिन इस जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम जंगल जलाने वालों में नहीं, जंगल बचाने वालों में। ये छोटा छोटा प्रयास हमको करना है। अभी जजों के वेकेशन लगे तो 10-15 सब, कोई जज मनाली गया, कोई कुल्लू गया, कुछ गया, भाई साहब ने बोले अपने को इधर चलना, मैंने बोला चलना। हमारी श्रीमती जी भी जज हैं तो उन्होंने भैया हमको भी मनाली जाना है, उन्होंने नहीं अभी आप इधर चलो हमारे साथ, हम आपको बताते हैं कि आने वाला भविष्य जो हमारा है वो हमको कभी ये दोष ना दे कि तुम जंगल में आग लगी थी तो तुम शांत बैठे, तुम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हो और हमको ऐसा कुछ ना कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। ये बात आगे बढ़ी, अब जनजातीय सुरक्षा मंच का काम शुरू हुआ। जनजातीय सुरक्षा मंच ने पूरे देश में 28 लाख जनजातीय समाज के लोगों से हस्ताक्षर युक्त पत्र जो है राष्ट्रपति जी को सौंपा। ये बात उठी। अब बात ये आती है कि भाई ये कैसे होगा। कई लोग आपको गांव में मिलते होंगे, शहर में मिलते होंगे, भाई ऐसे कैसे हो जाएगा, संविधान बनता हुआ संशोधन। कुछ एक मंत्री जी मिल गए एक दिन तो मेरे को, नाम नहीं लेता हूँ, अरे साहब राज्य में भी हमारी सरकार है साहब, केंद्र में भी हमारी सरकार है, ले आओ बिल पास कर दो। ऐसे भी बोलने वाले लोग, राष्ट्रपति जी भी अपनी बैठी साइन मार देंगे। अरे भाई मैंने बोला कोई मुद्दा उठाओ, तो मुद्दा उठा नहीं है। हमारे समाज को ही नहीं पता कि डिलिस्टिंग क्या है और क्यों करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी प्रश्न करेंगे आपसे, अरे भैया वो डिलिस्टिंग में तो पूरा रिजर्वेशन ही खत्म हो जाएगा। कुछ ऐसे भी बोलेंगे कि अरे साहब डिलिस्टिंग हो जाएंगे और 60 से 70% लोग या इतने % लोग क्रिश्चियन हो गए हैं तो ऐसा ना हमारी जनसंख्या कम हो जाए तो हमारी सीटें कम हो जाएगी। ऐसा भी आपसे लोग बोलते हैं। इन सबका जवाब भी मैं धीरे धीरे। आप ये बताओ, आर्टिकल 341 में एससी समाज के लिए लिखा है ना कि जो धर्मांतरित होगा और उसका रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। तो एससी समाज का रिजर्वेशन खत्म हुआ था 1950 से लेकर आज 70 साल हो रहे हुआ क्या? तो ट्राइबल में कैसे खत्म हो जाएगा भाई? मतलब भ्रमित करने वाली बात कि आदमी सीधी रास्ता जा रहा है, लेकिन उसको कहाँ घुमाना है? जहाँ भैंस जा रही है वहाँ नहीं घुमाना, उसको कहाँ घुमाना? जिधर घंटी वाला भाग रहा है। तो ये डिलिस्टिंग करने में या ये संशोधन करने में आर्टिकल 342 में किसको परेशानी हो सकती? जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसी को परेशानी हो सकती है। इसके अलावा और किसी को हो सकती है क्या? अब एक बात आती है कि जनजाति कोड, बार बार ये प्रश्न उठता है, कोई बोलता आदिवासी, कोई बोलता वनवासी है, कोई बोलता नहीं बाबा साहब अम्बेडकर ने जनजाति शब्द दिया है वही है। तो तरह तरह की बात होती है। तो जनजाति की परिभाषा कहीं मिलना चाहिए। हमने पढ़ा, संविधान पलटा है, आर्टिकल 366-25 में जनजाति की परिभाषा लिखी और वहाँ लिखा है कि आर्टिकल 342 में जो लिखा है वही जनजाति है। फिर आर्टिकल 342 में गए, आर्टिकल 342 में लिखा है कि जिसको उस राज्य का राज्यपाल जनजाति घोषित कर दे वही जनजाति। तो मेरे प्रश्न का जवाब मिला क्या? उन्होंने 342 में भेज दिया, इन्होंने 366 में ऐसा बता दिया। तो जनजाति है कौन? इसका जवाब मिला
लोकुर कमेटी। जब भाषा के आधार पर बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ, भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश बना, महाराष्ट्र बना, तो बहुत सी जनजाति एक राज्य से दूसरे राज्य में चले गए। उस राज्य के जनजाति जो यहाँ है तो वो यहाँ रह गए। ऐसे बहुत सी जनजाति यहाँ वहाँ हो गई। एक मीणा जनजाति जो राजस्थान में होती है, आज भी वहाँ वो जनजाति में आती है। मध्य प्रदेश में भी जनजाति में आते थे। मध्य प्रदेश में बात उठी कि मीणा जनजाति का कैरेक्टर यहाँ पे जनजाति का नहीं है। आज उसको लोकुर कमेटी ने क्या कर दिया, ओबीसी में डाल दिया। और लोकुर कमेटी ने 5 टेस्ट दिए जनजाति कि जो इस 5 टेस्ट में पास है, इस 5 टेस्ट का पालन कर रहा है, वो जनजाति है, बाकी जनजाति नहीं है। अब आप बोलोगे लोकुर कमेटी का टेस्ट क्या है? लोकुर कमेटी ने सबसे पहले टेस्ट दिया कि जिसका प्रिमिटिव कैरेक्टर हो, यानी आदिम समय से जो वैसा ही पालन करता चला। आज जब जनजातीय क्षेत्र में चले जाओ, वो आज भी नदी की पूजा वैसी करते हैं जैसे 5000 साल पहले करते थे। पेड़ों की पूजा करते हैं, धरती माता की पूजा करते हैं। उन्होंने धरती माता की कोई मूर्ति या फोटो नहीं बनाई, वो अपने प्रिमिटिव कल्चर जो है लेकर। जो शहर में जाने वाला है वो रोज नदी की पूजा नहीं कर सकता, तो उन्होंने गंगा मैया की मूर्ति बना ली, फोटो बना ली। जो शहर में रहने वाला वो रोज नर्मदा मैया की पूजा नहीं कर सकता, उन्होंने उसकी फोटो बना ली, वो वैसे पूजा करने लगे। तो इनमें और उनमें कोई अंतर है नहीं, हम जैसे कि वैसे रहेंगे। तो उस जनजाति का सबसे पहले चीज़ प्रिमिटिव कल्चर, यानी वो जो परंपरा और जिस चीज़ को लेते चला आ रहा है उसका निरंतर पालन करना। दूसरी चीज़ उसका भौगोलिक अलगाव, यानी भौगोलिक क्षेत्र में आप जितना भी जनजातीय समाज देख लो, चाहे राजस्थान का, गुजरात का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का, झारखंड का, नॉर्थ ईस्ट वाले कोई पहाड़ में है, कोई जंगल में है, कोई रेगिस्तान में है, यानी बहुत भौगोलिक रूप से दूसरे समाजों से, अन्य व्यक्तियों से अलग। सामाजिक मेल जोल अन्य समाजों के साथ है क्या? नहीं, शर्मिला होता है। मैं तो भाई साहब के साथ साउथ से लेकर नॉर्थ तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सब जगह घूमा। जनजातीय समाज की एक विशेषता जो शर्मिलापन है वो पूरे भारत में एक सा है। लोकुर कमेटी ने वो बात भी उसमें डाली, यानी समाज से मेल जोल में कमी और एक शर्मिलापन। वो उतना मुखर होकर अपनी बात को कभी नहीं रखेगा। कोई बोलेगा हाँ जी भाई शब्द। एक अभी बीच में चर्चा चल रही थी, बीच में एक बात हो रही थी, मामा शब्द। हमारे यहाँ पे भील जनजाति को भी मामा कहते हैं, हमारे यहाँ गुण जनजाति सबसे बड़ी, उसको भी मामा बोलते हैं। बहुत लोग कई बार होता है यार मामा क्यों बोलते हैं, उन्होंने बोला यार देखो जो बहुत सीधा साधा होता है, जिसको कोई उल्लू बनाता है उसको मामा बोलो। ऐसी बात चलती ना, आपने भी सुना होगा। आप जानते हैं मामा शब्द क्यों आया भील जनजाति के लिए? जब मुगलों के साथ लड़ाई करते समय महाराणा प्रताप की सेना में जब राजा पुंजिया बोलता उनको, उन्होंने उनकी बहन बेटियों की रक्षा की। जब बहनों की रक्षा करे, बेटियों की रक्षा करे, माँ की रक्षा करे, वो क्या कहलाता? वो रक्त का संबंधी नहीं, लेकिन वो मामा ही कहलाता। और वो मामा शब्द उस समय दिया गया, और वो मामा शब्द हमारे गुण नहीं जाते। आज भी कोई सभी सामान्य व्यक्ति, अन्य वर्ग के व्यक्ति सभी मामा शब्द से संबोधित करते। कहीं भी आ रहे मामा किधर से आ रहा है, उसको लगता है यार मेरे से बात हो रही, मेरे संबोधन। क्या आपको लगता है कि इतना खून का पवित्र रिश्ता जो भाई बहन का और उसका मामा होता है, ये किसी और को दिया जा सकता? नहीं दिया जा सकता। फिर लोकुर कमेटी ने जो 5 कैरेक्टर बताया, उसमें एक बता दिया भौगोलिक अलगाव, एक विशिष्ट संस्कृति। विशिष्ट संस्कृति की बात ये आती है, आप सारी जनजाति में चले जाओ, 750 जनजाति है तो जनजाति 1200-1500, लेकिन नोटिफाइड यानी जिनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया वो कितनी? लगभग 750। सभी जनजातियों की अपनी अलग सांस्कृतिक पहचान। अकेले अरुणाचल में चल जाए तो 34 प्रकार की जनजाति, जिनके सबके वेशभूषा सब अलग है। एक छोटे से जिले के बराबर अरुणाचल प्रदेश कहा जाए तो, एक छोटे से प्रदेश से भी बहुत छोटा है, लेकिन 34 प्रकार की जनजाति, और हर जनजाति का संस्कृति एक दूसरे से थोड़ी सी भिन्न है, यानी उसकी एक यूनिक कल्चर है जिसका वो पालन करता चला है। मैं जब वहाँ गया तो एक जनजातीय समाज के अरुणाचल प्रदेश में उनके यहाँ भोजन करने जाने को मिला। वो दादा बैठे थे, इधर उधर की बात निकली, तो उन्होंने वो एक चाय जैसी ला के रख दी, वो चावल की रहती है। जब तक उनके साथ पियो नहीं, फिर वो बातचीत आगे नहीं बढ़ती। जैसे अपने इधर ताड़ी हो जाती है, उन्होंने नहीं सामने हमने थोड़ी बीच में बात की। फिर एक जगह लौकी का तुम्बा था, वो ऐसा उनका धार्मिक जगह जहाँ पूजा होती है वहाँ रखता हुआ था। उन्होंने भाई साहब देख आए, बोलिए हमारे देवता है, इसमें रखते हैं, शुक्र रखते हैं। वही लौकी का तुम्बा हमारे गुण जनजाति में जो हमारे देवधामी होते हैं पूजा करते हैं, बाहर त्योहार में उनको निकालते हैं, पूजा करते हैं, और फिर उसको शुद्ध जगह में पेट से डालते ताकि वो अशुद्धि न। आपने एक चीज़ ये भी देखी होगी, जनजातीय समाज में कभी भी
जैसे उठावना होता है कई लोगों के 11 दिन तक 13 दिन तक होता है, जनजाति समाज में मिट्टी हुई और तुरंत इधर भी जनजाति में तो धार भी शुरू हो जाती है। हमारे समाज में जैसे अभी परसों में मिट्टी में गया था जनजाति, तुरंत उसके बाद वही भाई वो समाज मेहनत करते है, वो समाज वन में रहता है, वो समाज आगे काम करता है, उसके पास इतना शोक मनाने का समय नहीं है। ये नगर का कल्चर हो सकता है लेकिन जनजाति समाज का नहीं हो सकता। ठीक है, जो जाने वाला था चला गया, अब हमको आगे का रास्ता दे। एक बात बार बार आती है कि भाई जनजाति समाज हिंदू बहुत जगह आप लोगों ने सुनना नहीं। हमने तो बताया कि गोंड जनजाति समाज में तो मैं आपको बताऊं कि उनके नाम में क्या, सरनेम में भी राम, मसराम है, सिरसाम है, सब पूरे सरनेम तक में राम। और गोंड जनजाति में तो किसी के घर में, गांव में, गोंड जनजाति के समाज में एक पत्थर फेंक दो तो जिसके भी घर में गिरेगा वहाँ रामलाल भी निकलेगा, राम सेवक भी निकलेगा, राम भरोसे भी निकलेगा, बादूलाल भी निकलेगा, जेठू भी निकलेगा। उनका 5 पीढ़ी का रिकॉर्ड निकाल के देख लो रेवेन्यू का, मैं तो कहता हूँ चैलेंज के साथ, एक ना एक नाम आपको राम के साथ। तो वैसे समाज को आप बोलते कि भैया वो हिंदू नहीं, जिसके सरनेम में भगवान राम जुड़े हुए, सरनेम में कोई तो उसने तो कह रहा नहीं, सरनेम तो उसका 5 पीढ़ी से चला। एक ऐसे वृत्तांत होता, हम झारखंड तरफ गए, जनजाति समाज बहुत इंटीरियर में बैठे, एक दादा बैठे हुए थे, तो वहाँ सेवा जोहार, हमारे गाँव में सेवा जोहार बोलते, सेवा भी चलता, सेवा जोहार भी बोलते। तो हमने ऐसे छेड़ने के लिए उनको बोल दी, अरे हमारे इधर तो राम राम बोलते हैं दादा, तुम सेवा जोहार बोलते। तो उन्होंने बोला नहीं, हम तो सेवा जोहार बोलते, हम तो वो बोलते हैं जो भगवान श्री राम बोलते हैं। तो उन्होंने भगवान श्री राम कैसे? अरे भाई भगवान श्री राम जब जंगल में आए, वन में आए, हमारे बीच में आए, तो राम राम तो नहीं करते रहे होंगे, वो तो सेवा जोहार करते थे हमारे साथ, और हम उनसे सेवा जोहार करते थे हमारे पूर्वज। भाई भगवान श्री राम कुछ श्री राम मतलब राम राम करेंगे क्या? वो क्या कहेंगे? वो तो वनवासी बंधु के साथ बातचीत करेंगे, जनजाति बंधु के साथ तो राम राम ही बोलेंगे ना। हम तो क्या बोल रहे हैं, भगवान श्री राम के बाद राम राम कर रहे हैं लोग। तो बोलिए मैं तो उस परंपरा का पालन कर रहा हूँ जो भगवान श्री राम करते थे हमारे साथ संवाद। तो इतनी बड़ी बात वो दादा ने 2 मिनट में हमको समझाया, जो अभी हमारे कई बुद्धिजीवी वर्ग को समझ में नहीं है। अब बात आती है डिलिस्टिंग, कई लोग भाई कैसे होगा संशोधन, जैसे मंत्री जी ने बोला हमारी सरकार भाई कर दो, कुछ भी कर दो। भाई बोला पहले समाज की तरफ से कुछ आए तो, इतना बड़ा जनजाति समाज है, 750 जनजाति, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, पहले लोगों के बीच में ये विषय पता तो चले। 70 साल हो गए अभी तक कई लोगों को विषय नहीं पता। ये जाते हैं तो कोई लोग विषय से भटका देते हैं कि भैया वो जनजाति सुरक्षा मंच तो सबका रिजर्वेशन ही खत्म करवा देगा। अरे क्यों खत्म होगा, क्यों संख्या खत्म होगी? भाई जो व्यक्ति धर्मांतरित हो गया उसकी जांच प्रमाण, अभी जैसे SC का जब प्रमाण पत्र होता है तो उसमें जांच होती है कि किस धर्म को मानते, जनजाति में नहीं होती, इसलिए ऐसे प्रमाण पत्र बन गए। जब आर्टिकल 342 में 2 लाइन जुड़ जाएगी, जो धर्मांतरित होगा उसको लाभ नहीं मिलेगा, तो ये जांच भी हो जाएगी कि भैया जो संडे के दिन डबली बजाने जाता है, जो अपना जो अंतिम संस्कार चर्च में करता है, जो अपने बच्चे का 32वां कराता है, जो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है, भैया उसको छोड़ के बाकी सबको दे। जनजाति की परिभाषा ही बता दी लोगों को, और जनजाति को रिजर्वेशन क्यों दिया जाए ये विषय भी आ गया। अब जो इस समाज की रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा उसका पालन नहीं कर रहा है तो वो फिर व्यक्ति क्या हो? जो 5 चीज़ें हमने बताई लोकल कमेटी की, क्या उस टेस्ट में कोई ये व्यक्ति मोहम्मद इमरान खान या कोई जॉन विल्सन ये क्या उसमें आता है क्या? वो 5 कैरेक्टर का पालन करता है क्या? जब लोकल कमेटी के आधार पर इतनी सारी जनजातियों का रिजर्वेशन एक राज्य से दूसरे राज्य में खत्म कर दिया तो लोकल कमेटी के आधार पर खत्म नहीं होता। एक लीगल बात पे और आते हैं, 2 रूलिंग भी आपको बताता हूँ। बहुत सारा कई बार वो रूलिंग इतनी हार्ड बता देते हैं लोगों को समझ नहीं आती। एक सिंपल सी रूलिंग है केरला स्टेट विरुद्ध मोहनन करके, जी चंद्रमोहन नाम का एक व्यक्ति था, उसका किसी महिला के साथ बात विवाद हो गई। उस महिला ने उसकी थाने में रिपोर्ट लिखा दी और साथ में एट्रोसिटी एक्ट लग गया। पूछने में आया कि भाई कैसे लग गया, तो बोले भाई मैं ट्राइबल हूँ, लगाओ एट्रोसिटी एक्ट। तो चंद्रमोहन ने बोला कि भाई ये तो क्रिश्चियन हो गई, तो एट्रोसिटी एक्ट क्यों लगा रहे हो मेरे ऊपर? कोर्ट में गया, नीचे की कोर्ट ने नहीं माना, जिला न्यायालय ने नहीं माना, हाई कोर्ट ने नहीं माना, सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ये कानून एक अम्ब्रेले की तरह है आपकी रक्षा करने के लिए। जनजाति समाज का वैसा व्यक्ति
जो धर्मांतरित नहीं हुआ है, ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा है, उसके साथ कोई अत्याचार होता है जाति के आधार पर, ये उसके लिए है। जो कन्वर्ट हो गया या क्रिश्चियन हो गया या मुस्लिम हो गया, ये उसके लिए नहीं। मान लो दो मुस्लिम में झगड़ा हो गया, एक मुस्लिम के पास ये प्रमाण पत्र है और एक के पास नहीं है, तो क्या एट्रोसिटी एक्ट लगाएंगे? और वो तो बोले ये प्रमाण पत्र ले आओ, थानेदार लगाने लगे। लेकिन ये जो रूलिंग है, जो हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है, वो क्या हो जाती है? बाइंडिंग, कानून का रूप ले लेती है। तो ये बहुत से लोगों को नहीं मालूम। ये रूलिंग का भी उपयोग कर सकते हैं कि धर्मांतरित व्यक्तियों को सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि इस तरह का लाभ नहीं मिलना चाहिए। एक छोटी सी रूलिंग और है, जयंतिया हिल्स की, एक रिम्बई नाम के व्यक्ति थे। अब जो नॉर्थ ईस्ट में है, जो मेघालय के आसपास, वहाँ पे एक ग्राम बूढ़ा का पद होता है गाँव में। ग्राम बूढ़ा जैसे अपने सरपंच होता है या यहाँ जो भी नाम लेते होंगे, तो ग्राम बूढ़ा का पद होता है। ग्राम बूढ़ा का पद प्रशासनिक काम भी करता है और पूजा पाठ का भी काम करता है। जनजातीय समाज के पूजा पाठ, जो भी उनके आस्था है, उनकी सब चीज़ें करता है। तो जब उसका नोटिफिकेशन निकला कि भाई ग्राम बूढ़ा का पद है, उसके लिए जो भी खड़ा होगा ये पात्रता होगी और वो गाँव के लोग उसको चुनेंगे, तो ये खड़े हो गए रिम्बाई जी कि भाई मैं धर्मांतरित हूँ, क्रिश्चियन हूँ, मुझे जो है इसका वो बनाया जाए। ये तो मेरे आर्टिकल 14 और 15 का हनन हो रहा है, आप ऐसा नहीं कर सकते, कानून तो सबके लिए बराबर है। वो गए ऊपर की कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए, और हाई कोर्ट में यही बात की उनके वकील ने कि भाई 14 और 15 में तो कानून के समान समता, धर्म के आधार पर मेरे साथ क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है कि धर्मांतरित व्यक्ति जो है ग्राम बूढ़ा का पद धारण नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने समझाया कि भाई ये उनकी आस्था, धर्म, विश्वास से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तुम क्रिश्चियन हो गए, तुम फादर बन गए हो, पादरी बन गए हो, तुम उसके रूढ़ी रीति रिवाज में पूजा पाठ का काम नहीं करा सकते। आपके घर में कोई पूजा पाठ हो रही है और कोई बोल रहे कि मौलवी को बुला दो भैया गणेश पूजा में, तो आप बुलाओगे? या किसी मस्जिद में कोई पंडित जी को बुला दो कि भैया तुम करा दो, निगाह पढ़वा दो? नहीं करेंगे ना। तो फिर उसके लिए तुम क्यों भाई इस तरह के कर रहे हो कि ग्राम बूढ़ा के पद में तुम अपना वो कर दो? हाई कोर्ट ने सख्त लहजे में ये कहा और ये रूलिंग बन गई कि जनजाति समाज के रूढ़ी रीति रिवाज का जो पालन करने वाले जो ग्राम बूढ़ा है या जो मुखिया होते हैं, ये सरपंच नहीं, ये तो क्या है, पंचायत राज के अधिनियम के अंतर्गत जो मुखिया होते हैं। यहीं से एक बात निकलती है कस्टमरी लॉ, थोड़ा सा उसके विषय में बता दूँ। अभी मैं एक जगह और प्रबोधन चल रहा था तो पता लगा जानकारी नहीं थी, तो शायद आप लोग कस्टमरी लॉ के विषय में एक बात और उठती है, क्योंकि बात यहीं से उठती है कि जनजाति हिंदू नहीं है और सुप्रीम कोर्ट कहती है, ऐसा पढ़े होगे ना, और 6-7-8 रूलिंग भी लिखी रहती है उसके साथ, पर्चा भी छपता होगा, व्हाट्सएप में भी आता होगा रोज, पता नहीं कौन लिखता भैया, किसको फुर्सत, हमको तो 2 लाइन टाइप करने में तकलीफ हो जाती है। रोज लिखते भेजते कि भैया जनजाति हिंदू नहीं, सुप्रीम कोर्ट कहता है जनजाति हिंदू। तो इसका भी मैं जवाब दिए देता हूँ। 1956 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू कोड भी बनाया गया अम्बेडकर जी द्वारा। जब बनाया गया तो उसी समय एक बात उठी कि भाई लोकुर कमेटी ने क्या कहा कि जनजाति समाज के रूढ़ी रीति रिवाज संस्कृति सारी चीज़ क्या रहना चाहिए, संरक्षित रहनी चाहिए। अब जनजाति समाज में बहुत से रूढ़ी रीति रिवाज ऐसे हैं कि अगर उस कानून के दायरे में उनको लाया जाता तो उनके रूढ़ी रीति रिवाज जो है वो डिस्टर्ब हो जाते। तो उन्होंने उसमें धारा 2 में ही पहले लिख दिया कि इन पर लागू नहीं होगा। अब रूलिंग कैसे बनी कि एक कुजूर थी, हिंदूमणि कुजूर थी, और उनकी शादी एक संथाल जनजाति के व्यक्ति से हुई। दोनों के बीच में कुछ वाद विवाद हो गया, उसने कहीं दूसरी शादी कर ली जो संथाल समाज के जो उनके पति थे। तो वो कोर्ट में चले गई कि साहब इसके ऊपर IPC की धारा 494, एक पत्नी जीवित रहते दूसरा विवाह करना, ठीक है। तो ये हिंदू विवाह अधिनियम में भी अपराध है और IPC में भी अपराध है। लेकिन अंबेडकर जी ने जनजाति समाज को इससे मुक्त रखा, क्योंकि जनजाति समाज में उस समय ऐसी परंपरा बहु विवाह की थी परंपरा, आवाज़ नहीं है, ठीक है, लेकिन उस परंपरा, उस संस्कृति और उससे वो लोग कनिष्ठ ना हो। हमारे जैसे एक बड़े दादा थे, उनकी 7 पत्नियाँ थी, अब माल गुजार थे वो, ठीक है, थी। अब ये लागू कर देते तो बड़े दादा कहाँ चले जाते? 7 पत्नी की 7 बार जेल चले जाते, ठीक है ना। तो इसके लिए ये उदाहरण इससे नहीं बताता। अब ये उदाहरण बताता है उत्तराधिकार अधिनियम। अब जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है, अब जैसे कोई जनजाति समाज का कोई व्यक्ति है, अपने बहुत सारे जनजाति समाज के, जैसे आप भी आए, आप कौन से जिले से? छोटा जी।
अब कोई आपके गांव में कोई व्यक्ति, रामलाल नाम का व्यक्ति है, उसके 2 लड़का 2 लड़की, एक पत्नी। अब रामलाल की मृत्यु हो गई तो रिकॉर्ड में कितने लोगों का नाम आएगा? जो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड है, जमीन मान लो 10 एकड़ जमीन है, तो उसमें किस किस का नाम है, किसको मिलेगी? सबको आएगा। आपका कहना है सबको आएगा। कितने लोग मानते हैं सबको मिलेगा? अच्छा, आप सबका कहना है सबको आएगा। चलिए ठीक है, अब अपनी बात शुरू करते हैं। अब आपके जैसे दादा थे, आपके दादा रहे होंगे, जमीन रही होगी ना आपको, आपके दादा की बहनें भी रही होंगी, उनको मिली जमीन? क्यों नहीं मिली? भाई तब तो बहनों का नाम नहीं आया और अभी आया, तो कोई कानून बना कि नहीं बना? मैडम कह रही बना है। 1955 से ही 55 से ही सबका नाम आना। इन्होंने बताया कि दादा के समय नाम नहीं आया बुआ का, दादी का भी नहीं आया, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सी जनजाति ऐसी है जहाँ सिर्फ लड़कियों को अधिकार है, लड़कों को नहीं। अब क्या करोगे? अगर मान लो हिंदुत्व अधिनियम में ये डाल दें और उसी के अनुसार कर दे, तो पता लगा लड़कों को नाम चला गया उसका। इस क्षेत्र में जितना भी है अपना, मतलब नॉर्थ ईस्ट इधर निकले, नॉर्थ ईस्ट की कुछ 1-2 जनजाति हैं जिसमें लड़कियों को अधिकार है, और साउथ की कुछ जनजाति है टोडा करके जिसमें लड़के। बाकी पूरे भारत में जनजाति समाज में ये कस्टम है कि लड़की और महिलाओं को जमीन में अधिकार नहीं है। वो मुसम्मत हक में रहता है, ऐसा मुसम्मत करके लिखता रिकॉर्ड में, रेवेन्यू रिकॉर्ड, यानी वो अपने जीवन काल तक उनको अधिकार रहेगा। अब आप बोलोगे साहब किसी का लड़का नहीं है तो उसका क्या होता है? होता ना, तो घर जमाई लाते आपके इधर भी, हमारे इधर भी होता, वो घर जमाई को अधिकार होता है। हमारे इधर एक परंपरा होती है दूध लौटावा की, यानी मामा बुआ के लड़का लड़की में भी शादी होती है। तो अब बहन ने हिस्सा नहीं ली, लेकिन बहन की लड़का या लड़की से शादी हो गई, तो वो इधर आके क्या बना लिया उसने? बना लिया ना, यानी वो चीज़ कहीं गई क्या? नहीं गई। अब एक बात और चल रही है, यहाँ पे बहुत सारी बहनें भी बैठी हैं, सब बैठी हैं। आप ये बताएं कि कौन बहन अपने भाई से जमीन का हिस्सा लेना चाहती है? कोई नहीं लेना चाहता। कानून बन गया, लेकिन अब सुनिए, अब कानून बन गया, लोग तो कहते भैया कानून का तो पालन करना पड़ेगा। हमारे यहाँ परंपरा क्या थी? हमारे यहाँ परंपरा ये थी कि हम जब बेटी की शादी होती तब पिता चाहता कि क्या ना दे दूँ बेटी की शादी। आज भी बेटी की शादी में घर गिर जाते हैं, खेत गिर जाते हैं, मकान गिर जाते हैं। 3 पीढ़ी तक उस बहन की जो भांजा होता, भांजी होती, उसकी शादी करते हैं, सब पूरा संस्कार करते क्यों करते भाई? भांजे का महत्व इतना क्यों है कि एक भांजी की शादी करना, बोलते ना कई यज्ञों के बराबर होता, पुण्य के बराबर। क्यों भांजी का क्यों लिखा, भतीजे की क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वो उसका हक छोड़ते। अब आपने एक कानून बना के डाल दिया, भाई हम तो वो हैं जो लड़की के घर का, ससुराल का पानी भी नहीं पीते, तो क्या उस लड़की का हक मार लेंगे? नहीं है ना। हमारी परंपरा अलग थी, लेकिन उसको एक कानून बना दिया। और आज कोर्ट में 90% केस किसके? भाई बहन। आज राजस्थान में, हरियाणा में कन्या भ्रूण हत्या क्यों? यही सब। तो कई विषयों पर कानून बनाने से उसके सामाजिक क्या प्रभाव पड़ते हैं, हमारे सामाजिक ताने बाने में। आप पर्सनल नाम पे कभी कानून बनाया क्या आपने? कभी मुस्लिम भाई बहनों का झगड़ा देखे आपने कोर्ट में? क्रिश्चियनों का कोई झगड़ा देखे आपने कोर्ट में? इन्हीं का होता है। तो इसमें भी सुधार की जरूरत है, विचार पूरा है। बहनें साथ देंगी तो इस पर भी विचार होगा, नहीं तो लोग आके बहनों को भड़का देंगे, अरे देखो तुम्हारा अधिकार खा कर। अरे बहनों का अधिकार कोई नहीं खाता, वो कभी नहीं चाहते अपने भाई से ले, लेकिन ससुराल वाले कभी कभी। अब एक बेटी है, उसके पिता के पास एक मकान है, 300 किलोमीटर दूर शादी हो गई, तो एक भाई रहता है। अब भाई ठीक है, रिकॉर्ड में चढ़ा दिया नाम। अब बहन क्या वो मकान को बेचने आएगी क्या भाई के, या लेगी क्या? लेकिन रिकॉर्ड में चढ़ गया, बोलते नहीं साहब को आप देना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो बेचेगी क्या उसमें? नहीं करेगी। लेकिन सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने वाला ये कानून है। मैं कोई महिलाओं के हक अधिकार के खिलाफ बात नहीं करता,
लेकिन एक इसका जो दुष्परिणाम है वो देखने की बात है। अब बात आती है कि भाई ये सब तो हो गया, इतनी सारी अपन ने पूरी पुरानी कहानी बता दी डीलिस्टिंग को लेके। अब आपको क्या लगता है कि इसको कैसे अपन करें? क्या ये लड़ाई जन जन तक या जनजातीय समाज के अंतिम व्यक्ति तक या हर बुद्धिजीवी वर्ग तक जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए? जो गैर जनजातीय व्यक्ति है वो भी इसको क्या मानता है? अन्याय। तो आज नहीं तो कल जब ये आवाज़ आएगी, एक छोटा सा उदाहरण मेरे को आते आते मिला। योगी जी गाड़ी चला रहे थे कि वकील साहब बैठे थे, हम पीछे से बैठे थे। हम जैसे ही पावागढ़ से निकले, हमारी बच्ची ने हमको जब परेशान करना शुरू किया कि मेरे को फ्रूटी पीना है। आते आते उनकी मम्मी बोले कि अरे भैया कहीं भी गाड़ी रोको, उसको फ्रूटी पिलाना। तो इतना छोटा बच्चा है जिसने दो जजों को पागल मचा दिया गाड़ी में। तो हम कितने करोड़ जनजाति के लोग कि बच्चा कैसे माँ से अपनी बात मनवा लेता। बात फ्रूटी की नहीं है, बात अब हमारे हक और अधिकार की है। और उस बच्ची की हमको फ्रूटी नहीं दिलाना, उस बच्ची को उसका अधिकार दिलाना है जो धर्मांतरित व्यक्ति ले रहा है 70 साल से। वो हमारे बच्चे का अधिकार है, वो हमारी बेटी का अधिकार है, वो हमारे जंगल में जो इंटीरियर क्षेत्र में पिछड़ा हुआ जो हमारा व्यक्ति है उसका अधिकार है। और उस अधिकार को लेने के लिए उसको भी सशक्त करना है और हमको भी सशक्त करना है। अब इस विषय पे कोई भी आपकी अगर क्यूरी हो या कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, कस्टमरी लॉ से भी कोई पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, अपन 10 मिनट में वो कर सकते हैं। और विषय लगभग हो गया। कोई भी आपको ऐसा लगता है कि कुछ छूट गया हो या कुछ आप जानना चाहते हैं, क्योंकि जब आप फील्ड में जाते हैं तो तरह तरह की बातें सुनने को मिलती, तरह तरह की बातें आती है। विषय तो बहुत लंबा है, इस पर व्याख्यान देना शुरू करें तो 4 घंटे भी कम पड़ जाते हैं। फिर साहब ने इतना मार्गदर्शन दे दिया है कि मैं अनावरत शुरू होता हूँ तो 2-4 बार घंटी बजने लगती है और भैया बंद करो, हो गया समय। वो पर्ची वर्ची लेके जाते हैं। आप लोग भी बहुत लंबे समय से अभी बैठे थे, आने में थोड़ा सा विलम्ब हो गया, लेकिन बहुत सारी आपके मन में क्यूरी होंगी, प्रश्न होंगे, तो आपके इन प्रश्नों का स्वागत है। आप चाहे तो कोई भी प्रश्न इसमें कर सकते तो आ विषयने अनुरूप ડીલિસ્ટિંગ સંદર્ભે કોઈ પ્રશ્નોત્તરી હોય તો કરી શકે અને પોતાનો પરિચય સાથે આપે અને વિવિધ સંસ્થામાંથી આવ્યા હોય તો એનો પણ સાથે સાથે ઉલ્લેખ કરે। પોતાનું માઇક પોતાની સામે જ છે, પ્રશ્નોત્તરી કરી શકે। माइक ऑन कीजिए। हाँ। चालू कर लो। उसको चालू कर पूछ सकते, पूछिए। सर, आपकी बात मैंने सुनी, मेरे को ये लग रहा है जनजाति समाज में से कोई आदमी मुस्लिम बन गया हो या क्रिश्चियन बन गया हो, तो जनजाति समाज के अंग से मैं बता रहा हूँ कि वो जो जाति में गया वो कुछ उसको खुद को आइडिया नहीं था कि मैं क्यों जा रहा हूँ, आर्थिक मजबूरी के भी हिसाब से गया होगा या कुछ भी हिसाब से गया होगा। तो क्या हम जनजाति समाज के लोग वापस मैं बताता हूँ। आपने अभी बीच में 2 रूलिंग अभी बहुत चर्चा में आई थी। अकबर अली की हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया तमिलनाडु में, मदुरई हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया। एक अकबर अली का डिसीजन आया और एक विधायक जी थे जिनकी विधायकी खत्म हुई, टी राजा। ये दोनों एक पिछड़ा वर्ग समाज से था, एससी समाज से था, और ये दोनों एससी समाज के थे। अगर एससी समाज का कोई व्यक्ति, अब मैं आपको अकबर अली की रूलिंग बहुत सरलता से समझा। ये अकबर अली नाम का जो व्यक्ति था, ये ठीक है, और धर्म बदल लिया तो आयोग ने इसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी। या हाईकोर्ट चला गया पीएससी को चैलेंज करते हुए कि साहब धर्म बदल लिए तो क्या, जाति तो मेरी वही है, और पीएससी ने मेरे को प्री भी पास किया, मेंस भी पास किया, तो मेरी उम्मीदवारी बनी रहनी चाहिए। तो माननीय हाईकोर्ट ने ये कहा कि भाई आपको प्री और मेन में किस बात का आरक्षण मिला था, क्योंकि आप एससी समाज में थे, ऐसे समाज में जहाँ सामाजिक भेदभाव। अब आप मेंस आते आते क्या हो गए, अकबर अली बन गए। तो अब जाति की कोई कॉन्सेप्ट रह गई क्या?
नहीं रहे, इसलिए आपकी उम्मीदवारी रहे। और साथ में ये भी कहा कि अगर ऐसा व्यक्ति वापस आ जाता है फिर तो उसकी उम्मीदवारी रद्द नहीं होगी। यही बात आर्टिकल 342 में भी लागू होगी कि जो व्यक्ति चला गया है वो वापस अपनी मूल धर्म परंपरा में, सनातन संस्कृति में जाता है तो उसका आरक्षण बना रहेगा, उसका आरक्षण समाप्त नहीं होगा। तो ये भ्रांति भी अपने दिमाग से निकाल दो कि जो क्रिश्चियन हो गया, मुस्लिम हो गया, वो वापस आएगा तो उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, वो वापस आ सकता है। और समाज उसको घर वापसी भी करा रहा है, हो भी रही है, और वो आ सकता है। और कोई प्रश्न हो तो कर सकते। जो डीलिस्टिंग हो रहा है वो क्रिश्चियन मुस्लिम धर्म को ही लागू पड़ेगा, दूसरा हमारा हिंदू धर्म को लागू पड़ता है, आदिवासी धर्म अलग है, रिलीजियस कोड नहीं मिला है। 1951 से आदिवासी को धर्म कोड की डिमांड है, वो नहीं हो रहा है। तो आदिवासी का धर्म कोड मिलेगा तो सब आदिवासी एक ही बनेगा, कोई धर्म परिवर्तन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और पार्लियामेंट में पार्लियामेंट में जो कानून बना है इसमें लिखा है कि आदिवासी कोई भी धर्म पाल सकते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है और किस तरह इसका इम्प्लीमेंट होगा? बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये गांव-गांव में यही सब बातें चल रही है। अभी मैंने बताया था ना कि कोई वनवासी बोलता है, कोई जनजाति बोलता है, कोई आदिवासी बोलता है। 1948 में जयपाल सिंह मुंडा और अंबेडकर जी के बीच इसी बात पे बहुत बड़ी बहस हुई। वो बहस आज भी आपको उस रिकॉर्ड में मिल जाएगी, आप उसको सर्च करेंगे तो इसमें मिल जाएगा। जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी शब्द जोड़ना चाहते थे और अंबेडकर जी इसका विरोध था। अंबेडकर जी ने कहा था कि जनजाति। अब अंबेडकर जी ये बात जानते थे। अब आप बताओ किसी भी ग्रंथ में, किसी भी कानून की किताब में कहीं भी आदिवासी शब्द किसी को पढ़ने को मिला क्या? हम सभी प्रबुद्धजन बैठे संविधान की किताब में, हमारी रामायण, महाभारत, गीता, कोई भी चीज़ उठा के देखो, कोई भी ग्रंथ उठा के देख लो, आदिवासी शब्द कहीं मिला क्या? हर चीज़ का ट्रांसलेशन नहीं होता। उन्होंने बोला इंग्लिश में ट्राइब बोलते हैं तो उसको हिंदी में आदिवासी बोलते हैं। अब मैं बोलूँ कि भाई हिंदी में ससुराल बोलते हैं तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? होता है उसका ट्रांसलेशन? हर चीज़ का ट्रांसलेशन या अनुवाद नहीं हो सकता, चीज़ों के साथ बदलता। अब ये आदिवासी शब्द आया किधर से? एक मैक्स मुलर की थ्योरी थी, सुने होंगे, जर्मन के बड़े विद्वान, वो बताते हैं आर और नार की थ्योरी, और उसको हमारे लोग पढ़ते हैं। एक विषय होता है एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र। इसकी न्यूज इधर से रखी गई है कि भेदभाव के आधार पर ये गोरा, ये काला, ये ऊंचा, ये नाटा, ये मोटा, ये पतला। भाई ये तो विविधता है, हमारे देश में भी विविधता है। अब आपने बताया कि भैया ठीक है आदिवासी को धर्म कोड दे देते हैं। अब मैंने आपको बताया कि अकेले अरुणाचल प्रदेश में 34 जनजाति है और टोटल अभी जिनको रिजर्वेशन मिल रहा है वो 750 है, और टोटल मिलाया तो 1200 जनजाति है। उसमें से कई ऐसे जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, वो भी जनजाति है। तो क्या 1250 धर्म कोड बनाएंगे क्या अपन? अब आप बोलोगे साहब अंग्रेजों ने तो धर्म कोड बनाया था हमारे लिए, उन्होंने जनगणना कराई थी। तो मैंने अभी अपनी बात कहाँ से शुरू की थी कि जनजातियों को रिजर्वेशन कब से मिला? अब अंग्रेजों ने जनगणना कब से शुरू की? 1871, 11 में भी की, 21 में भी की, 31 में भी की। तो भैया जनगणना काय के लिए कर रहे थे और अलग धर्म कोड काय के लिए दे रहे थे? कोई रिजर्वेशन देने का इरादा था, और इरादा था तो दिए क्या? वो तो हमारा देश आज़ाद हुआ और अंबेडकर जी और सारे लोग बैठे और उन्होंने दिया। अंग्रेजों ने दिया क्या कोई रिजर्वेशन? वो तो मुसलमानों को रिजर्वेशन दे रहे। तो फिर ये जनगणना क्यों कराई जा रही और अलग धर्म कोड क्यों दिए? वो तो जैन को भी अलग धर्म कोड दिए थे, सिख को भी अलग धर्म कोड दिए थे। अब एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। अभी के जी और मैं इधर से दोनों मोटरसाइकिल से जाए, हम दोनों ने हेलमेट नहीं लगाया। उधर से एक सरदार जी आ जाए, उन्होंने भी हेलमेट नहीं लगाया। अब ट्रैफिक पुलिस वाले ने हाथ दिया, रोका, तो चालान काटेगा, हेलमेट नहीं है। आपका कितना कटता है? 1000-2000 रुपये कटता है। अब वो सरदार जी का कटेगा क्या?
क्यों नहीं कटेगा? भाई कहीं कानून में व्यवस्था है तभी तो नहीं कटेगा। वो तो तलवार लेके भी बैंक में चले जाते और हम लेके जाते क्या? भाई 5 का जो है सिक्का अपने पास रखता है, केस, कंगा, कृपाण, कच्छा, केस सही। कोई बहस वाली कहानी कि धर्म कोड बनाने से क्या भला हो जाएगा आदिवासियों को, ये जनजाति को। आदिवासी शब्द तो मैं कभी इस्तेमाल ही नहीं करता। राणा पिंजा भील सब लोग जानते हैं, राणा पिंजा भील हैं, मैं तो उनको राजा ही बोलता हूँ। राजा राणा पिंजा भील, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ मुगलों के साथ लड़ाई की, उनको कोई बोल के देखे राजा पुंजा, आदिवासी पुंजिया भील, कैसा लगता है इस शब्द सुनिए? भाई हमारे राजा महाराजा के नाम के आगे कोई आदिवासी लगाए तो लिख सकते हो कहीं बड़े बैनर में रानी दुर्गावती है, कोई लिखेगा आदिवासी रानी दुर्गावती? और लिख दे तो क्या करोगे? मैं तो महारानी की दावत ठोक दूंगा उसके ऊपर समाज की तरफ से। ये शब्द अंग्रेजों ने आपको अपमानित करने के लिए दिया था। लॉर्ड मेकाले ने कहा था कि 1000 साल और गुलाम बना ले भारत को, तो भी इनकी संस्कृति, धर्म, सभ्यता को नहीं मिटा सकते जब तक कि इनकी शिक्षा पद्धति को न बदल दिया जाए। और मेकाले की शिक्षा पद्धति से आज हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं? पार एप्पल, बी पार बाल, सी पार कैट, और वही मम्मा और डैडी और ये सब, उसको बदल दी। और ये आदिवासी शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में 1780 के दशक में वहाँ की जनजाति का भीषण नरसंहार इन्होंने किए और सॉरी डे मनाते हैं उसके लिए। और वहीं से फिर ये आदिवासी शब्द आया। और जब हमारे यहाँ पहुँचे तो हमारे यहाँ पहुँचे ये कब? 1878 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया इन्होंने। फॉरेस्ट एक्ट बना के जंगलों पे बोले कि अब हमारा राज होगा, और जनजाति ने बोले नहीं, जंगल तो मेरा है। जंगल में 3 टी अच्छे लगते हैं, ट्री, ट्राइबल और टाइगर। ये तीनों नहीं है तो फॉरेस्ट नहीं है। भाई ट्री नहीं है तो जंगल नहीं है, ट्राइबल नहीं है तो जंगल नहीं है, और टाइगर नहीं है तो वो जंगल ही कोई काम का नहीं है। और यहाँ के तो बब्बर शेर है गिर के, तो यहाँ के जनजाति क्या हुए? मैं तो टी से टाइगर और टी से ट्राइबल ही बोलता हूँ। अब कौन आदिवासी बोलता है? वो आदिवासी वो बोलता है जो आपको आत्मसम्मान को गिराना चाहता है। जब वो यहाँ आए तो उनका उस समय राज अफ्रीका में भी था, ऑस्ट्रेलिया में भी था। वहाँ की जनजाति जिनकी कोई संस्कृति नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था, हर तो घुमक्कड़ स्थिति में थे। क्या उनकी तुलना राजा पिंजा भील से करेंगे क्या? अपने उनसे करेंगे आप? या रानी दुर्गावती से उनकी तुलना करेंगे क्या? या उनकी तुलना हमारे यहाँ के राजा महाराजाओं से करेंगे? उन्होंने ऐसी तुलना कराई आपसे और आपके दिमाग में घुसेड़ दिया कि आप आदिवासी हो। आप किसी हमारे राजा महाराजा जो हमारे वंशज जो महानायक है, जनजाति नायक है, उनको कोई आदिवासी बोल कर देते, उनके शब्द के आगे आदिवासी लगा कर देते, कैसा लगेगा आपको? आपको ये शब्द अपमानित करने वाला लगता है या सम्मानित करने वाला लगता है? तो क्यों हम ऐसे शब्द का उपयोग करें? हो गया 70 साल जिनको करना था उपयोग, मैं तो नहीं करता। और हमारे आने वाली पीढ़ी को भी बताया क्यों लिखे ऐसा, फिर क्यों लिखे हम? हमारा कोई बच्चा है MBBS से पढ़ के आ रहा है, हाई कोर्ट का जज बनकर, तो बोलो यार अरे जनजाति शब्द संविधान में दिया गया है, बाबा साहब ने दिया है, बाबा साहब ऐसे थोड़ी, तो उसका उपयोग करो, वही बोलो भाई। भाषणों में आदिवासी शब्द का उपयोग करते हैं, यहाँ करते, जहाँ राजा का नाम लिखते हैं उनका लिखते हैं, वहाँ लिखते क्या? कहीं किसी ने पढ़ा किसी किताब में आदिवासी पुंजिया भील राजा? नहीं पढ़ा ना। ये नाम किसने दिया? और जिन लोगों को ऐसा नाम देना है वो सीधे सीधे आपके आत्मसम्मान को। भाई किसी भी व्यक्ति को एक आग जल रही है, उसमें से एक लकड़ी उठा के उधर दूर रख दो, थोड़ी देर बाद क्या होगा? वो लकड़ी बुझ जाएगी। जनजाति समाज के साथ वही कर रहा है कि तुम हिंदू नहीं, उठाओ उधर कर दो वाला, और फिर बाद में उसको, अरे हम तो इसका, हमको भगवान राम से अलग करते। क्यों? क्योंकि भगवान राम जो है, भगवान कब बने? वो तो पहले युवराज राम थे, राजा राम थे। भगवान कब बने? जब 14 साल वनवास में गए। भाई हिंदू धर्म में आप 4 आश्रम पढ़ते हैं, पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ और तीसरा, अब क्यों ये वानप्रस्थ 25 साल का आ गया और उसके बाद फिर आता संन्यास? तो 25 साल वन में क्या करने गए? उस समय के तो भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम हर कोई कहाँ पढ़ने जाता था? सब वन में। सारी संस्कृति, सारा कल्चर, सारा सीखना कहाँ होता था? वन में। और आज भी उस चीज़ को
आज साइंस मानने को तैयार है कि जो जीवन शैली जनजातियों की वन में है उस जीवन शैली के हिसाब से ही विकास, संतुलित विकास किया जा सकता है। आज हो रही है संतुलित विकास की बात हो रही है कि उनके जो रूढ़ी रीति रिवाज संस्कृति है, उनका रहने का कल्चर की प्रकृति के साथ कैसे एडजस्ट करके हमको विकास करना। वो जंगल को खत्म करने वाले लोग नहीं है, वो जंगल को बचाने वाले लोग। आज सबके टोटम होते हैं, जैसे हमारा टोटम है बाघ मारे बोलते हैं हम, यानी हर जनजाति के व्यक्ति का एक टोटम है कि वो उस पशु की रक्षा करे। हमको बाघ मारे बोलते ताकि भैया तुम्हारा तो टोटम बाघ है, तुमको तो बाघ की रक्षा करना है। किसी का टोटम बंदर है, किसी का भालू है, किसी का कोई पेड़ है, बट के एक सरनेम होता है, वो बट का वो उसका टोटम बट होता है। हर पेड़ से टोटम है, हर पशु से उसका टोटम है, तो वो उसके साथ एडजस्ट करके रह रहा है। अब वन्य जीवन में जाके देखें, हम तो अब शहर में आ गए तो इस तरह की चीज़ों के साथ ये होगा। अब एक छोटा सा उदाहरण, जैसे आप बताते हैं कि भाई हिंदू धर्म और वो अलग अलग है। अब हमारे पड़ोसी हमारे जनजातीय समाज का एक व्यक्ति आजकल फॉरेन में रहने लगा, मेरे साथ पढ़ा, इंजीनियरिंग करा उसने। तो उसकी माँ जो है रोज़ पीपल के पेड़ में पानी चढ़ाती, बाद में लेके पूना चला गया तो पूना में गमले में पीपल का पेड़ चढ़ाती है, उसमें पानी चढ़ाने लगी। फिर वो फाड़न लेके चला गया, यार यहाँ पीपल का पेड़ भी नहीं, तो फोटो खींच के भेज दिया मैंने, उन्हें फोटो लगा के उसकी मौसी की पूजा कर रही। अब वो उसकी माँ वहाँ जाके फोटो की पूजा कर रही है और यहाँ उसकी माँ पेड़ की पूजा करती थी, तो क्या दोनों अलग हो गए? कुछ जो हमारे शहर में आ गए उन्होंने यहाँ मूर्ति बना ली, कुछ हमारे जनजातीय समाज है वो अभी नदी के किनारे तो नदी की पूजा करते हैं, उनको नर्मदा मैया की मूर्ति बनाने की क्या जरूरत है जब वो सीधे ही नर्मदा मैया की पूजा कर रहे हैं? जरूरत है क्या? अब उसको उन्होंने बोला कैसे तोड़ो, कैसे लोगों को उनके संस्कृति से अलग करो, कैसे उनके धर्म को बुरा भला बोलो, कैसे जनजातीय समाज को बोलो कि तुम्हारा कोई धर्म नहीं है। अरे इतना समृद्ध जनजातीय समाज है, जिनकी कुल देवी चंडी देवी है, जिनकी कुल देवी है, वो कैसे सनातन संस्कृति से अलग हो? हाँ ये है कि विषय बदल गए, हम आज भी वैसी पूजा करते हैं, पूजा पद्धति हमारी वही है पुरानी, पेड़ की करेंगे, धरती माता की करेंगे, ठीक है ना। हम मूर्ति नहीं बनाते धरती माता, लेकिन कुछ लोग बनाते हैं, तो उनके बना लेने से हमारा वो खत्म हो गया। भाई हमसे तो वो अरण्य संस्कृति ही सनातन संस्कृति की जननी है, ये अरण्य संस्कृति है जिससे सब लोग सीखें। संदीपानी के आश्रम में जाके भगवान श्री कृष्ण पढ़े और भगवान श्री राम भी वन में जाके शिक्षा ग्रहण की, और उनके बच्चों ने भी की, और बाद में 14 साल उसी वन में रह के वो भगवान राम बने। नहीं तो अगर वन में नहीं रहते तो भगवान राम बनते क्या? जनजातीय समाज का नेतृत्व डेवलप करा, जब उनको माता सीता की खोज करना थी तो बाली से करा लेते। सुग्रीव को क्यों लिए? सुग्रीव तो खुद ही डिप्रेशन में थे, उनकी पत्नी को कोई ले गया, वो खुद भटक रहे थे, उनमें नेतृत्व क्षमता विकसित की। और राम रावण युद्ध में सेनापति कौन थे? सुग्रीव थे। तो ये सारे लोग कोई वो थोड़ी थे, ये सारे लोग जनजातीय समाज, इनको कैसे अलग करें, इनके इस गौरवपूर्ण इतिहास को कैसे खत्म करें? अभी जनजातीय महानायकों की अभी ये पूरी सीरीज आई है 71 भाषा, पूरे भारत के जनजातीय समाज की बात हो रही है। जब उसको पाठ्यक्रम में जोड़ा गया, जब पढ़ा गया तो लोग पता लगा ये सब तो हमारे RR मूवी आपने देखी होगी, तो ये क्यों नहीं बनी 70 साल पहले? आज देश की राष्ट्रपति मुर्मू दीदी बनी हुई, तो 70 साल से किसी को नहीं समझ में आ रहा। अब बोलते क्या मुर्मू जी बैठ गए, रिजर्वेशन खत्म हो गया। तो ज्ञानी जेल सिंह बैठे थे तो क्या सिखों का सब खत्म हो गया था? एक तो मेरे को अभी ये भी कह रहे थे कि यार मुर्मू जी राष्ट्रपति बन गई, जनजातीय समाज को राष्ट्रपति बनाया, अब जनजातियों का रिजर्वेशन खत्म हो जाए क्योंकि वो राष्ट्रपति बन गई। हे भगवान, मैंने बोला भैया तो अभी इतने सारे मुस्लिम राष्ट्रपति हुए, इनका सबका ही खत्म कर दोगे क्या सर? और कुछ प्रश्न आप? सर जी, गुजरात में आदिम जुट जो है, प्रिमिटिव जो आदिम है, 5 जो जाति हैं, इसमें सीधी कम्युनिटी है जो इनका धर्म जो है वो मुस्लिम धर्म है। जैसे आपने अभी कास्ट सर्टिफिकेट बताया, मेरे ख्याल से इनको भी मुस्लिम धर्म अंगीकार किया हुआ है उन लोगों ने, लेकिन फिर भी ये शेड्यूल्ड ट्राइब या तो आदिम जुट में इनका बेनिफिट वो भी लेते हैं। आर्टिकल 342 में जब तक संशोधन नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। आर्टिकल 342 में एक लाइन और जुड़ जाए, अगर ये SC का कोई व्यक्ति होता तो क्या होता? यही कोई SC समाज का व्यक्ति मुस्लिम हो जाता है या क्रिश्चियन हो जाता तो क्या करते? समाप्त हो जाता, या उसका सर्टिफिकेट ही जारी नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सिर्फ सर्टिफिकेट जारी नहीं होता, कोई ऐसा कोई बड़ा रेजोल्यूशन पास नहीं हो जाएगा, भाई गौड़ जनजाति का है ये व्यक्ति, अब इसको बाहर करेंगे या इसको सर्टिफिकेट नहीं बनेंगे तो उससे मेरा रिजर्वेशन थोड़ी खत्म हो जाएगा।
भाई मैं तो मूल धर्म परंपरा का पालन कर रहा हूँ ना, मैं थोड़ी मस्जिद में जा रहा हूँ या नमाज पढ़ रहा हूँ या वो कर रहा हूँ। इसने बंद कर दिया तो ये ठीक है, तू उधर चला गया तो तू उधर ही का देख, इधर काय को दे रहा। भाई जो क्रिश्चियन हो गया तो उसके ऊपर कौन सा एक्ट लागू होता है? क्रिश्चियन सक्सेशन एक्ट लागू होता है, क्रिश्चियन के अनुसार उसका बंटवारा नामांतरण होता है। हम जनजाति तो हमारे ऊपर क्या लागू होता है? हमारा कस्टम लागू होता है। अभी जैसे मान लो चलो कोई आपके गांव में वाद विवाद हो गया, एक ऐसी बात निकली थी, एक IAS थे, इनकम टैक्स अधिकारी थे, दोनों जनजाति के थे। 8 साल उनका छोट छुट्टी का तलाक का केस चला तो कोर्ट ने खारिज कर दिया 2 लाइन में कि जनजाति पे लागू नहीं होता। तो क्या होगा भाई, कहाँ जाओगे? कितने लोग मानते हैं कि छोट छुट्टी के लिए कोर्ट जाना पड़ता है? छोट छुट्टी मतलब छोट छुट्टा क्या ऐसा कुछ शब्द बोलते हैं, तलाक शब्द तो मुस्लिम, हाँ, तो कहाँ जाते हैं? अपने यहाँ कोर्ट में जाते हैं। कोर्ट से हो ही नहीं सकता। पंच है हमारा, बहुत सी जगह में पंच होता है। तो देखो वकील तो बोलता है मरता हुआ आदमी ले आओगे, डॉक्टर बोलेगा मैं बचाने का प्रयास करता हूँ। बिना मतलब का भी केस लाओगे तो वकील बोलेगा अरे मैं भाई साहब पूरा प्रयास करूँगा, हार गया वो आपकी किस्मत, जीत गए तो मेरी मेहनत। वो ऐसा होता है, नहीं होगा। आपको अपनी यही तो है कस्टमरी में, आपको अपनी ये पंचायत नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत, आपको अपनी समाज की पंचायत करनी, वो बैठ के उसका निराकरण करेंगे और उसको लेके आपको वहाँ पे साबित भी करना पड़ेगा। जैसे वो सिस्टर वाली बात आई, कोई चढ़ा देता है आपका यहाँ का तलाटी और वो जो यहाँ क्या बोलते हैं उनको, तहसीलदार को, मामलादार, वो गलत है। आपको अपना कस्टम बताना पड़ेगा। जैसे मैंने पूछा था ना कि आपके दादा की 2 बहनें थी, नाम आया क्या? उन्होंने नहीं आया, वही रिकॉर्ड दिखा दो कि साहब देखो मेरे दादा का नहीं आया, मेरा भी नहीं आना चाहिए, ये गलत है जो कर रहे हैं। हमारा कस्टम ऐसा नहीं कहता। और उसका ये मतलब नहीं कि हम हिंदू धर्म से बाहर हो। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब तो उसमें भी संशोधन करने की चल रही है। भाई हिंदू कोड भी लाया था जब कितना विरोध हुआ था, बहुत सारी चीज़। भाई अभी आप किसी मुस्लिम के पर्सनल लॉ पे बना दो कोई कानून, तो क्या बोलोगे? भाई बहुत सारी चीज़, किसी व्यक्ति की पर्सनल रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा है, उस पर कोई भी कानून क्यों बनाना? भाई जैसा चल रहा उसको चलने दो। हर चीज़ को काट कोर्ट के मामले। अब मैं कह रहा 300 साल पहले चले जाओ, 300 साल पहले अंग्रेज नहीं आए थे, ये व्यवस्था थी नहीं थी, वो कोट पहनने वाले जज भी नहीं थे, यहाँ बैंड लगाने वाले जज साहब भी नहीं थे। तब क्या होता था? तब भी तो लड़ाई झगड़ा होता था, तब भी विवाद होता था। तब हम कैसे निपटाते थे? गांव में निपटाते थे ना, और गांव के लोगों को लोग मान्यता भी देते थे। उस समय भी कोई किसी का मर्डर कर दे या कुछ भी कर दे तो वहाँ 302 तो लगती नहीं थी। अब यहाँ पे एक धारा बना दी 300, तो उसी से सब कुछ चल रहा है। भाई जो 300 साल पहले होता था उधर जाओ, उधर जो होता था वैसा करो। अब हो गया आज़ाद, 70 साल हो गए, अभी तो वही तो कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी की भाई वो वाली बात ही नहीं आ रही, अंदर फीलिंग ही नहीं आ रही आपकी। अब आप कोर्ट में चले गए, मैं तो ऐसा रहता हूँ वहाँ देखोगे तो मजबूरी में वो ड्रैकुला वाला गाउन वाउन भी पहन कर बैठता हूँ। अब कोई ये आ गए और उधर मेरे को देखेंगे तो ये क्या मेरे से कनेक्ट होंगे क्या? बाहर नाम पढ़ लेंगे, हाँ भाई प्रकाश उइके जी लिखा है, अपने जनजाति समाज के हैं, तो राम राम कर लूँ। अंदर आएंगे फिर उनको लग रहा है भैया तो कोई अंग्रेज बैठा है। अब शुरुआत हो गई है। सारे जो अभी मैंने आपको निर्णय बताया अब सब हिंदी में हो रहे हैं, हिंदी में, गुजराती में, मराठी में, हर भाषा में इसका। भाई जिसके लिए निर्णय हो रहा है उसको समझ तो आए कि क्या लिख दिया जज साहब ने मेरा, अंग्रेजी में लिख दिया हमको पता। अच्छा एक बात और है, जनजाति समाज के बहुत सारे लोग बैठे, अंग्रेजी कमज़ोर है क्या जनजाति समाज की? है ना? सही है। क्यों कमज़ोर है सोचे कभी? अपनी भाषा है। अरे अपन ने अंग्रेजों को घुसने नहीं दिए जंगल में। जब घुसा नहीं अंग्रेज तो उसकी भाषा अपन कैसे सीखे? तो मेरी भी कमज़ोर है जज होने के बाद। मैं श्रीमती जी से पूछता रहता हूँ और दूसरे जजों से पूछता हूँ। मेरे हिसाब से 3 सवाल शॉर्ट है जी। कि एक तो ये कानूनी लड़ाई है और अगर रूल्स बनता है तो सुप्रीम कोर्ट तक तो जाएगा, तो प्रॉपर वे क्या होना चाहिए? क्योंकि ये बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि गुजरात में भी काफ़ी समुदाय आदिवासी में आना चाहते हैं, लड़ाई चल रही है, काफ़ी हम लोग लड़ भी रहे हैं। तो कोई भी आता है बस उनको आदिवासी बनना है, तो रूल्स एक लीगल लड़ना है। दूसरा, जब भी हम गाँव में जाते हैं कोई भी बात बताते हैं तो 2 शब्द से वो नाराज हो जाते हैं, वनवासी एंड जनजाति और निवासी। तो इस पे हम ज़्यादा ध्यान दें। देखिए इसका यहीं से जो आपने प्रश्न किए यहीं से उसका उत्तर निकलता है। आपने फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में सुना होगा, वन अधिकार के बारे में, ठीक? एक गांव है पूरा जंगल से घिरा हुआ है, वहाँ पे आपके दादा परदादा वर्षों से उस जंगल का
जोतते थे। वन अधिकार अधिनियम बना, उसमें क्या लिखा है कि जो उस वन क्षेत्र में रहेगा, चाहे वो जनजाति हो या गैर जनजाति हो, उसी को पट्टा मिलेगा जो 50 साल से उसको जोत रहा हो। क्योंकि जंगल किसका था भाई? ये तो 1878 में कानून बन गया तो उन्होंने बोल दिया कि जंगल किसका हो गया, सरकार का। एक लाइन का कानून बना दिया और बोल दिया जंगल उसका हो गया। उसके पहले जंगल किसका था? आपका ही था ना। तो एक कानून बना के आपका जंगल का अधिकार खत्म कर देंगे। अब उस जंगल में, उस एक्ट में परिभाषा लिखी है वन अधिकार कि जो उस वन क्षेत्र का निवासी। अब 3 चीजें हैं जो पढ़ाई नहीं गई कभी, एक नगरवासी, एक ग्रामवासी और एक जो वन में रहेगा। वो क्या रहेगा? कुछ हमारा भाई पढ़े लिखे बोलता है वनवासी कहकर हमको भैया वाइल्ड एनिमल बोल दिया, हमको जंगली बोलता है। अरे मेरे भाई, जब वन अधिकार का पट्टा मिलेगा तो जो वन में रहेगा उसी को मिलेगा ना, जो शहर में रहेगा उसको मिलेगा क्या? चलो एक बात, अपन सब शहर में रह रहे, मैं भी शहर में, अब हमको रिजर्वेशन क्यों मिलना चाहिए भाई? एक प्रश्न कर रहे हैं अपन ऐसे, जो उधर रह रहा है उसी को मिलेगा ना, जो लोकल कमेटी की 5 चीजों को पालन कर रहा है। जब ये बात तो वहीं उठ गई थी 1948 में, जब एससी के बाद आर्टिकल 342 बनने लगा तो बोले जनजाति को रिजर्वेशन क्यों दे? वो तो राजा है, तुम तो बोलते हो राजा पुंजा भील के वंशज है, वो तो राजा थे, तो राजा को रिजर्वेशन की क्या जरूरत है? वो तो देता है लोगों को, वो लेता है क्या? आप देखो, जनजाति समाज का किसी व्यक्ति को मंदिर के बाहर आपने देखे क्या मांगते हुए? जनजाति समाज के किसी भी व्यक्ति को भीख मांगते कभी नहीं देखा होगा। वो देता है कभी, और कभी उसको कोई धंधा करते हुए नहीं देखा होगा, बिजनेस में आने लगे। लेकिन उनमें बलिया बुद्धि है ही नहीं, मेरे में भी नहीं है। मैं भी, अगर आप मेरे को अभी यहाँ बैठ जाओगे ना, कोई लाख रुपए की चीज़ बोलोगे भेज दो, तो मैं वो लाख की 10 ही कर दूंगा, 10 ही कर ला पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि हम में नहीं है। अब क्यों नहीं? अभी एक ना, आप थोड़ी सी बात नहीं की तो बताता हूँ। उस समय एक ट्राइबल क्रिमिनल एक्ट बना हुआ, अभी भी कभी पढ़ना उसको। अंग्रेजों ने एक एक्ट ही बना दिया था उस समय, जब 1878 में फॉरेस्ट एक्ट बनाया तो साथ में क्रिमिनल ट्राइबल एक्ट भी बनाया था, जिसमें कुछ जनजातियों को उन्होंने अपराधित घोषित कर दिया था कि जिनको पेट में भी, मतलब वो बच्चा गर्भ में भी है और उसको अगर मार दिया जाए तो वो अपराध नहीं था। और ऐसे करके हजारों लोगों ने नरसंहार किए जिन्होंने वनों की लड़ाई लड़ी। अब जो वन की लड़ाई लड़ेगा वो कौन है? जंगल के लिए कौन लड़ता? हम ही तो कहते हैं जल जंगल जमीन का अधिकार दो। तो भैया जो जमीन में बैठा वो जमींदार, और जो जंगल में बैठा वो जंगलदार, जो वनवासी, वन में रहने वाला। भाई वन का अधिकार क्यों मांग रहे? क्योंकि वन, अभी बात होती ना कि जल जंगल जमीन का अधिकार दे दो, ठीक है, तो जंगल का अधिकार क्यों मांग रहे हैं? किस हद से मांग रहे हैं हम? भाई शहर का आदमी कभी बोलता है कि मेरे को जंगल का अधिकार दे दो। जल जंगल का जमीन का अधिकार कौन मांग रहा है? हम ही मांग रहे हैं ना। तो जंगल हमारा क्या था भाई? मेरा नहीं, मेरे दादा का, मेरे परदादा का क्या था? अधिकार था ना। वो जंगल का मालिक वो था। जो जंगल में रहेगा, वन में रहेगा, वो क्या रहेगा? क्या बोलोगे भाई? कुछ बुराई वाली बात है। अब उन्होंने बोले यार आदिवासी बोलने में बहुत सम्मान की बात है, वनवासी बोलते थे हम अपमान करते। अच्छा चलो ये मत बोलो, तुम जनजाति बोलो, जो अम्बेडकर जी ने कहा उसको ही मान लो, ठीक है, नहीं बोलते हम। कन्फ्यूजन पैदा करना कोई चीज़। वही वाली बात, भैंस वाली जिससे बात शुरू हुई थी कि भैंस किधर दिन उगते बाजू और घंटी किधर दिन डूबते बाजू, और हम कहाँ भाग रहे हैं सर? घंटी के पीछे। भाई हम आपको धर्म कोड दे दे, हम आपको बोल देगा आप हिंदू नहीं हो, हम आपको बोल देंगे भैया जितनी जनजाति उसको एक अलग वो कर दो, तो उससे हमारे बच्चों का भला होगा क्या? हमारे आने वाली पीढ़ी जो है वो उसका विकास होगा क्या? जो वन में रह के आज भी हमारा जो समाज का व्यक्ति गड्ढे खोद रहा, लकड़ी काट रही, जो हमारी बहन, उसका कुछ भला होगा क्या? इस पर एक बार विचार करें तो फिर उसी वो फिर वही लड़ाई लड़े, फिर अपन डिलिस्टिंग की ना लड़े। और डिलिस्टिंग की लड़ाई अगर समझ में आई और उसको लड़े तो किसका फायदा होगा, ये अपन विचार करें। जब भी इस लड़ाई में लड़े तो एक बार विचार करें कि इससे मेरे समाज को या मेरी आने वाली पीढ़ी को क्या फायदा होगा। हम आज अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं, हमारे तो हो गए, हम तो बन गए, जब वो तो चल रहा है। लेकिन मेरी लड़ाई उससे उनके लिए है जो आज भी जिनको जरूरत है। जब तक वो आके हमारी बराबरी में आना बैठ जाए, लकड़ी काटने वाली हमारी बहन, तब तक मेरे जज बन जाने से, किसी कलेक्टर बन जाने से, किसी के एसपी बन जाने से समाज का भला नहीं होगा।
कोई धर्म कोड बना देने से कोई बना नहीं। धर्म कोड बना के क्या करेंगे, फिर अलग अब बोलेंगे अलग राज्य बना दो, फिर बोलेंगे अलग देश बना दो। क्या होगा उससे बताओ, अगर उससे कुछ होता तो बताओ, मैं भी शामिल होता उसी आंदोलन में। पहले वाली बात बताई थी कि जब बाबा कार्तिक उरांव ने ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई थी तो सबसे उन्होंने पहले ये कहा था कि 97% लाभ धर्मांतरित, यानी वो जो उनका पढ़ाने का जो इंस्टीट्यूट है, बड़े बड़े उनके हॉस्टल बने, बड़े बड़े एजुकेशन सिस्टम बने, आप अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते तो क्या मिलता है, सिर्फ स्कॉलर, उसकी एजुकेशन फीस मिलती क्या? नहीं, क्योंकि एजुकेशन सरकारी स्कूल से मिलती। अब आप क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ते हो तो उसकी स्कॉलर एजुकेशन फीस कौन ले लेता है पूरी? यानी वो अपने पैसों में नहीं पढ़ा रहे। मैं नॉर्थ ईस्ट में गया ना, बड़े बड़े डॉन बॉस्को ये बड़े स्कूल, घर वहाँ गांव में 4 घर और स्कूल देखो तो ताजमहल। मैं पूछा भैया ये डॉन बॉस्को है? अरे भाई ये तो है, ये तो बाहर से बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं। और उन बच्चों का खर्चा कैसे निकलता? मैंने बोला आज एक स्कूल खोल लो, आप तो चला नहीं पाते, बच्चे नहीं हैं, कहाँ से फीस मिलेगी? गवर्नमेंट से लेते। भाई हम इस बच्चे को पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, तो इसकी स्कूल फीस किससे ले लेंगे? ट्राइबल डिपार्टमेंट से ले ले रहे। एक नियोगी आयोग की रिपोर्ट आई थी मध्य प्रदेश में 1956 में, कांग्रेस के प्रथम मुख्यमंत्री थे रविशंकर शुक्ल जी, और नियोगी कमेटी बनाई गई। और नियोगी कमेटी को आप कभी भी इंटरनेट में सर्च करके पढ़ लेना, और उन्होंने साफ साफ कहा है, भवानी प्रसाद नियोगी जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जज थे, उन्होंने इसकी जांच की और उन्होंने ये पाया कि ये जितनी भी संस्थाएं हैं क्रिश्चियन, जितने भी चर्च की संस्थाएं, ये एजुकेशन और स्वास्थ्य के नाम पे केवल और केवल धर्मांतरण का ही कार्य कर रहे हैं। नियोगी आयोग की रिपोर्ट को आज कितने साल हो गए, साफ कहा उन्होंने। लेकिन ये बात अलग है कि उस पर कार्रवाई नहीं। हमारे लोगों को भाई ये नहीं, सरकार है ये है, लेकिन उसके लिए हम धर्म बदल नहीं। राणा कुंजिया भील जो थे उनको भी मुगलों ने बोला था कि यार तुमको राजा बना दो, बोला था। तो ऐसा होता तो वो भी धर्म बदल लेते और राजा बन जाते, ठीक है ना। अब क्रिश्चियन होके भाई उन्होंने लाभ ले लिया। अब जब ये सब चीज़ें डिलिस्टिंग हो जाएगी, जब बोल देंगे कि धर्मांतरण व्यक्ति का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, तो वो व्यक्ति जाएगा क्या उधर? तो जाएगा। ऐसी समाज में आप देख रहे हो कोई जाता क्या? ऐसी समाज में जो बहुत ज़्यादा बात होती है, जैसे जो शूज़ वाला काम करता है, या और भी हमारे ऐसे समाज के भाई बंधु जो सफाई का काम करते हैं, वो कभी गए क्या? तो कितना छोटा बड़ा काम करते रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म को नहीं छोड़ा। ठीक है भाई, अंग्रेजों का वाला ये जो क्रिश्चियन वाला जो कन्वर्सन, ये तो 56 के बाद बहुत तेज़ी से हुआ, आज़ादी के बाद हुआ। अंग्रेजों के कार्यकाल में जितना धर्मांतरण नहीं हुआ क्रिश्चियन में, उतना आज़ादी के बाद। और ये किसी मजबूरी नहीं हुआ, ये तो यही है कि अभी तो ये करते हैं, मार्केट डे के दिन वहाँ लगा के बैठ जाते हैं, क्रेच होम जैसा रख लेते हैं, उसके माध्यम से करते। तो हमारा ये कहना है कि जो जनजातीय समाज के व्यक्ति वो अपने उसमें रहे। ये तो जनजातीय समाज की अस्तित्व और अस्मिता का भी प्रश्न है। भाई जनजातीय समाज का अस्तित्व काय पे है? उसकी अस्मिता पे है। और उसकी अस्मिता किस पे है? उसकी रूढ़ी रीति रिवाज परंपरा पे। राणा कुंजिया भील जो है, उनके जो संस्कार थे या उनकी जो बात थी या उनका जो जीवन चरित्र था, उस पर हमारी क्या टिकी हुई है? अस्मिता। और उसी अस्मिता से आज हमारा क्या है? अस्तित्व। जिस दिन अस्मिता खत्म हुई उस दिन अस्तित्व खत्म हो जाएगा। वही जो आग का ढेर है और उसमें से एक लकड़ी उठा के अलग कर दो, हमारा अस्तित्व समाप्त। फिर हमारा कोई धर्म नहीं। फिर उन्होंने बोले भैया तुम्हारा तो कोई धर्म ही नहीं, तुम्हारी कोई संस्कृति नहीं, तुम्हारा तो कहीं कुछ है ही नहीं, तुम ऐसा करो तो क्रिश्चियन बन जाओ। ऐसा ना, पहले आपको अलग करो।